हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग ने 8 वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट किया है और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो पॉस्टुलेट्स है बोहर्स के एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो टॉपिक को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था बच्चों। अब आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे और आज हम लोग छोटे छोटे जो डेफिनेशंस हैं उनको कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे। ये जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, नॉर्मली एग्जाम में आपको ये डेफिनेशंस नहीं पूछेंगे, पर ये डेफिनेशंस से कुछ एग्जाम्पल्स बनते हैं। उन एग्जाम्पल्स को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन से टाइप के उन डेफिनेशन में से है। ठीक है, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे लेक्चर में। ठीक है, अब हम लोग अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहां पर हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था जो एनर्जी का फॉर्मूला था। ठीक है, हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था जो हमारे लिए एनर्जी का फॉर्मूला था और वो फॉर्मूला हमें बता रहा था E=hc/λ। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूला में हम देखें कि कोई भी एक पार्टिकल है या फिर कोई भी एक वेव है, उसका अगर हमें एनर्जी फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, यानी कि एक पार्टिकल के लिए या फिर एक वेव के लिए है। तो ये किसके लिए है? फॉर वन पार्टिकल और वन वेव। एक पार्टिकल की ये एनर्जी है या फिर आप ले सकते हो एक वेव की एनर्जी है। लेकिन अगर मान लो कि भाई 1 मोल पार्टिकल है तो एनर्जी कितनी रहेगी? अगर वो 1 मोल पार्टिकल्स है देन व्हाट विल बी द एनर्जी? तो उसके लिए फॉर्मूला है दैट इज NE=Nhc/λ, वेर हियर फॉर 1 मोल पार्टिकल। अब यहां पर ध्यान से देखना कि यहां पर मोल यानी कि यहां पर ये n की जो वैल्यू है दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। ओके, इसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आपको पता है दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 ये रहता है। यानी कि यहां पर हमने ये वाली फॉर्मूलाज को डिराइव किया है। अब एक काम करते हैं, हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि हमें इसके बारे में पूरा क्लियर हो जाए। हम ज्यादा नहीं पर 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। ओके, तो क्या है न्यूमेरिकल? पहले नंबर 1 करते हैं, फाइंड एनर्जी फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच हैव वेवलेंथ 600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितना है? 600 एंगस्ट्रॉम है, उसका आपको एनर्जी फाइंड करना है। जरा ध्यान से देखना, पे अटेंशन हियर। यहां पर अगर आप देखोगे तो E क्या है? hc/λ। आपको यहां पर लैम्बडा की वैल्यू दी हुई है, यू आर गिवन हियर लैम्बडा वैल्यू। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये सबकी वैल्यूज को रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखना। आपको E की वैल्यू फाइंड करने तो ये जो कांस्टेंट्स है वो वैल्यू रख दो और ये वैल्यू रख दो। तो ये H यानी कि क्या बनता है? प्लैंक कांस्टेंट। दैट इज क्या होता है? 6.626 इंटू 10⁻³ रहता है, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁸ आएगा, डिवाइड बाय लैम्बडा कितना दिया है? 600। अब ये एंगस्ट्रॉन्ग है, ये आपको जो वैल्यू दिया है वो एंगस्ट्रॉन्ग बोला है, तो एक एंगस्ट्रॉन्ग की वैल्यू कितनी रहती है? दैट इज 10⁻10 मीटर्स। तो एंगस्ट्रॉन्ग क्या होता है? एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर्स रहता है। तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 किया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा आप खुद से ढूंढ लेना, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जो भी आंसर आएगा आप खुद ढूंढ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। मैं लिख नहीं रहा, मैं ये वीडियो में लिखूंगा नहीं आंसर, आपको अपने आप से जज करना है। ठीक है, यू हैव टू जज द आंसर योरसेल्फ। आप कैलकुलेटर लेकर उसको फाइंड कर सकते हो, उसकी वैल्यू को। ओके, यस, जो भी वैल्यू आया होगा यू डू इट। अब देखो एक चीज याद रखना है, यहां पर ये जो पावर है जो डिनोमिनेटर में है वो 10⁻10 है, वो ऊपर जाएगा तो क्या न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखना इधर, बी अटेंटिव।
ये जो भी आंसर आता है वो आप अपनी तरह से कर लेना। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं, दैट इज द एनर्जी इज दिया हुआ है। अब हमें यहां पर एनर्जी दिया है, दैट इज 0.123 इंटू 10⁻⁻20 दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ को फाइंड करना है, यानी कि लैम्बडा फाइंड करना है। कोई बात नहीं, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। बस मैं आपको हिंट के तौर पर यहां पर फॉर्मूला लिख के देता हूं, दैट इज E = hc/λ आएगा, ठीक है। आपको लैम्बडा को फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाओगे, तो ये लैम्बडा उधर जाएगा, E नीचे आएगा, तो व्हाट विल बी इट विल बी लैम्बडा = hc/E आएगा, इट विल बी hc/E आएगा, ठीक है। बाकी आप सारे वैल्यूज को रिप्लेस कर दो, आपको लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी। अब सारे जितने भी वैल्यूज है उसको आप रिप्लेस कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द लैम्बडा, ठीक है। अब आप अपने तरह से ये कर ही सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आप पे छोड़ रहा हूं ये भी, ठीक है। 30 सेकंड्स का टाइम देता हूं, आप सॉल्व कर लो, चलो सॉल्व इट, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस अगर मैं ही आपको सॉल्व कराऊंगा तो फिर आप खुद का दिमाग कैसे यूज करोगे। चलो करो। ओके, आंसर आ गया होगा आपको, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखो एलिमेंट को कोई भी सिंबल में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जरा ध्यान देना यहां पर, ठीक है। एलिमेंट सिंबल वाला टॉपिक पढ़ते हैं, एलिमेंट सिंबल। अब जरा ध्यान से देखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यहां पर ध्यान देना, हमें कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो यहां पर उसका सिंबल आएगा, यहां पर उसका एटॉमिक मास लिखा जाएगा, नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा। कोई भी एलिमेंट को अगर हमें सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से हम करते हैं। यहां पर हम उसका लेटर से क्या करेंगे, एक लेटर लेकर ये लेटर्स को कंबाइन करके उसका सिंबल लिखेंगे, ऊपर उसका एटॉमिक मास लिखेंगे, नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। इस तरह से एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको यह बात क्लियर हो जाए, ठीक है। हम लोग एग्जांपल लेंगे तो आपको यह बात क्लियर हो जाएगी। लाइक हमारे पास है 35Cl17, ठीक है, हमारे पास ये सिंबल दिया हुआ है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये जो हमारे पास सिंबल है आपको फाइंड करना है कि यहां पर एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। तो वो समझाने के लिए मैं आपको कुछ चीजें यहां पर क्लियर करवाता हूं, जरा ध्यान से देखना। मैं जरा इरेज कर दो इसको, यस, मैं ये सारी चीजों को इरेज कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अब ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पे अटेंशन हियर स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव हियर, ये सारी चीजों को मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। आप अगर छूट गया है, किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को रिवाइंड करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखना इधर, पे अटेंशन हियर। अब देखो आपने एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के बारे में नहीं पढ़ा है। देखो एटॉमिक नंबर के बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि भाई एटॉमिक नंबर जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मान लो कोई भी एलिमेंट हमारे पास है और वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है फॉर एन एग्जांपल 10, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हमारे पास है और उसको मान लो कि भाई उसका एटॉमिक नंबर दिया है 10, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 10, प्रोटॉन्स कितने होंगे 10। तो यहां पर हमें गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी एटम हमारे पास हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे। क्लियर है क्या नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और वही क्या बताते हैं, हमें एटॉमिक नंबर बताते हैं। पर ये बात याद रखना कि दिस इज फॉर द न्यूट्रल एटम। ये किसके लिए है, ये न्यूट्रल एटम के लिए है, यानी कि अगर कोई आयन बनता है तो आयंस में ऐसा नहीं होगा। आयंस में क्या होगा, आयंस ने या तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा या इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, यानी कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे आयंस के अंदर। वो अगर न्यूट्रल एटम है तो ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात हमें यहां पर यह ध्यान रखनी है कि भाई एटॉमिक मास क्या होता है, व्हाट इज द एटॉमिक मास।
देखो जब भी हम लोग एटॉमिक मास के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? लेक्चर में जागा करो, ठीक है। अब देखो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, जिसका फॉर्मूला बनता है दैट इज Z प्लस N। अब ये क्या होता है? Z यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसी से हमें क्या मिलता है? वी गेट द एटॉमिक मास, इसी से हमें एटॉमिक मास मिलता है। अब देखिए इनके एग्जांपल्स में यहां पर लिखता हूं, लाइक ये जो एग्जांपल है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं कुछ एग्जांपल यहां पर और वहां पर लिखूंगा। लाइक हमें दिया है 35Cl17, तो हमें ये वाले इसको इसके साथ कंपेयर करना होगा, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू आएगी 35 एंड Z की वैल्यू आएगी दैट इज 17, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, ए की वैल्यू 35 आएगी एंड Z की वैल्यू कितनी आएगी? 17 वैल्यू आ जाएगा, ओके। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर A क्या होगा? Z प्लस N होगा। Z की वैल्यू 17 होगी, N की वैल्यू फाइंड करनी है, A की वैल्यू कितनी है? 35 है। ये 17 को उधर ले आओ तो N की वैल्यू क्या होगी? 35 माइनस 17 इक्वल टू 18 आएगा, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 18 होंगे। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो रहेंगे 18। कितने रहेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? दैट विल बी इक्वल टू 18, ठीक है। यहां से हमें न्यूट्रॉन्स मिल गए। अब हमको ये बोला कि भाई इसके इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को फाइंड करो। कुछ नहीं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कितने होंगे? जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रहेंगे, यानी कि वो रहेंगे 17। इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछते हैं, यानी कि आपको सिंबल दिया होगा, आपको ये फाइंड करना होगा कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका एटॉमिक मास क्या है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, ये पूछते हैं क्वेश्चन में। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। लाइक मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं, दैट इज 4Be2, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, यहां पर एटॉमिक मास कितना आएगा? तो वो 4 आएगा। एटॉमिक नंबर कितना आएगा? तो वो 2 आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अब हमें क्या फाइंड करना है? न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है। तो ए क्या आएगा? ए इज इक्वल टू Z प्लस N रहता है। ए की वैल्यू कितनी है? 4 है और Z की वैल्यू 2 है। न्यूट्रॉन्स आपको फाइंड करना, N क्या आएगा? तो 2 आ जाएगा। न्यूट्रॉन्स कितना आएगा? तो वो 2 आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इसका जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रहेंगे। एटॉमिक नंबर कितना है? 2। साथ में आप भी ढूंढते रहिए, अगर मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप भी खुद से ट्राई करते रहिए, आप सॉल्व करते रहिए। जब भी वीडियो लेक्चर को लेकर बैठते हो तो साथ में नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक भी लेकर बैठिए, पेन भी लेकर बैठिए, ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए। मैंने पढ़ाया है और तुरंत ही उसके बाद आप लिख लोगे तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होगी और आपको याद भी रह जाएगा। फिर आप जब उसको स्टडी करने बैठोगे तब आपको ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू 2, ये हमें मिलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू 2। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को करते हैं और फिर यहां पर ये वाले टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना। लाइक एलिमेंट्स जो है हमारे पास, उसमें मैंने तीसरा एक एग्जांपल लिया है, दैट इज 39 पोटेशियम 19। ऑब्वियस है, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 39। ये ए की वैल्यू है, ये नीचे Z की वैल्यू है। Z यानी कि 19 आया और उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर कितने रहेंगे? प्रोटॉन भी उतने ही रहेंगे। न्यूट्रल एटम है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम रहेंगे। अब देखो ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू Z प्लस N, हमारे पास फॉर्मूला है, हमें न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। क्या करेंगे? ये सारी वैल्यूज को रखेंगे। एटॉमिक मास कितना है? 39। Z कितना है? 19 है। न्यूट्रॉन्स N फाइंड करना, ये वहां जाएगा। N की वैल्यू 20 आ जाएगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा? 20 आएगा। न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 20 आ जाएंगे। इज इट ओके? क्लियर है? यस, सबको क्लियर है ना? दैट्स गुड। चलो बढ़िया, एक बार रीड कर लो, कम ऑन, रीड कर लो, कम ऑन। चलो नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो। चलो ओके, क्लियर है? देखो ये सारे बेसिक चीजें हैं जिसको आपको क्लियर करना और समझना बहुत ही जरूरी होता है और बहुत ही अहमियत वाला होता है ये, ठीक है। अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस पे जाते हैं। बेसिकली आज मैं आपको 3 डेफिनेशंस करवाऊंगा। टोटल मेरे पास 6 डेफिनेशंस हैं, तो आज मैं 3 डेफिनेशंस करवाऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और 3 डेफिनेशंस करवाऊंगा, ठीक है। चलिए
बेसिकली हम अगर टेक्स्ट बुक को हंट आउट करें तो आप देखोगे कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो टेक्स्ट बुक से भी कहीं ज़्यादा होता है। हमें ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है क्योंकि ये ही सब जेईई नीट में आता है। ओके, चलिए मैं आपको सबसे पहले आइसोटॉप्स के बारे में समझाता हूँ। अब यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आपको आइसोटॉप्स के बारे में दिया हुआ है, बट हम लोग क्या करेंगे, यस हम लोग उसको एग्जाम्पल के साथ साथ समझते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, जो भी एलिमेंट्स है आपके पास उनके एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। वो सबको आइसोटॉप्स बोलते हैं। दे ऑल आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर, सेम एटॉमिक नंबर, दैट इज Z सबका सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू अलग है। ओके, डिफरेंट एटॉमिक मास, इट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, उसी को हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, लाइक 17O8, 18O8 और एक और एग्जांपल है 16O8। ठीक है ना। अब ये तीनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटॉप है। बेसिकली है तो ऑक्सीजन ही, ये ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स है। इनके एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास अलग अलग है ना। ए की वैल्यू डिफरेंट है, जेड की वैल्यू सेम है, तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स है। ये तीनों क्या है, एक दूसरे के आइसोटॉप्स है। आगे देखते हैं एग्जांपल, लाइक हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटॉप है 1H1, 2H1, 3H1। क्या आएगा, 1H1, 2H1 एंड 3H1। तो ये जो एग्जांपल्स है जरा ध्यान से देखना, ये भी तीनों क्या है, एक दूसरे के आइसोटॉप्स है। यहां पर ये क्या है, ये प्रोटियम है। ठीक है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ये उनके नाम है। ठीक है, यस ये भी क्या है, एक दूसरे के आइसोटॉप से बच्चों। इनको प्रोटियम बोलते हैं, इसमें क्या है 1H1 है, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्रिटियम बोलते हैं 3H1। ठीक है, ये आइसोटॉप्स रहते हैं जिनमें एटॉमिक क्या है, नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। ओके, इसके बाद है आइसोबार्स। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, आइसोबार्स करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आइसोबार्स क्या होते हैं जरा ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं ताकि ये सेपरेट हो जाए, हमें कंफ्यूजन ना हो। अब देखो आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है सेम एट मास नंबर बट डिफरेंट एलिमेंट। देखो मास नंबर सेम है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो उसको आइसोबार्स बोलते हैं। न्यूट्रॉन्स अलग अलग रहेंगे, यस न्यूट्रॉन्स अलग अलग रहते हैं वहां पर, यस डिफरेंट एटम्स have same atomic mass number but number of neutrons are different, number of neutrons are different, न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, उनको आइसोबार्स बोलते हैं। एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमें। लाइक यहां पर ध्यान देना, यहां पर ए की वैल्यू सेम रहेगी, ये शॉर्टकट है, ए की वैल्यू सेम है। लाइक हमारे पास है 40, सॉरी, अब बेसिकली यहां पर ए भी सेम है एंड जेड भी सेम है, मतलब जेड भी तो सेम ही आएगा। आप देखना 40 Ca18, ठीक है, एंड 40 Ar, यहां पर ये 20 होगा। बेसिकली जेड सेम नहीं हो सकता ना, बेसिकली जेड सेम नहीं होगा ना, सिर्फ मास नंबर, ए की वैल्यू सेम रहेगी, जेड की वैल्यू अलग है और न्यूट्रॉन्स अलग है। ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक मास सेम है बट आप ले सकते हो बट एटॉमिक नंबर, यानी कि जेड की वैल्यू डिफरेंट है। आर्गन जरा ध्यान से देखना, दैट इज 18। अब यहां पर क्या है, ए की वैल्यू दोनों की सेम है बट दोनों की जेड की वैल्यू अलग अलग है और साथ में दोनों के न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग है। तो ये क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के ये आइसोबार्स बनेंगे, सॉरी।
दोनों में एक ही वैल्यू सेम है, बट दोनों के नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन्स अलग है एंड नंबर एटॉमिक नंबर भी अलग है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक आइसोटोन्स। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आइसोटोन्स लेते हैं, ठीक है। तो आइसोटोन्स के लिए जरा डेफिनेशन को क्लियर करना। आइसोटोन्स, ठीक है, एटम्स ऑफ different elements having same number of neutrons। अच्छा, बढ़िया। अगर न्यूट्रॉन सेम हुए तो उसको आइसोटोन्स बोलते हैं। अगर न्यूट्रॉन सेम हुए तो आइसोटोन्स। तो मैं शॉर्टकट के लिए लिखता हूं n इज इक्वल टू, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू सेम, ठीक है। देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पर इसका एग्जांपल लेता हूं, 30 स्कैंडियम, ये ऐसे यानी कि स्कैंडियम होता है 14, ओके। एंड हमारे पास है 31 फॉस्फोरस 15, ठीक है, ये एग्जांपल है 30 स्कैंडियम 14 एंड 31 फॉस्फोरस 15, ठीक है। ये ऐसे यानी कि कोई भी एक एग्जांपल लिया है, जरूरी नहीं है स्कैंडियम का, वैसे तो वहां पर एटॉमिक नंबर 14 होता ही नहीं है, उसका एटॉमिक नंबर तो 21 होता है, बट हमने एग्जांपल लिया समझने के लिए। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, आप 30 माइनस 14 करिए, कितना है, 16 आए, न्यूट्रॉन्स इसके 16 हुए। सेम वे इसके लिए करिए, 31 माइनस 15 करिए तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स कितने हुए, 16 हो गए। तो यहां पर क्या हुआ, न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम हो गए हैं। तो यहां पर न्यूट्रॉन सेम हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं इसको, फिर खत्म करेंगे। देखो आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं, देखो ये ऐसी 6 डेफिनेशन टोटल हमें पढ़नी है। उन 6 डेफिनेशन में से ये 1, 2 और 3 डेफिनेशन हमने यहां पर कंप्लीट की है। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो डेफिनेशंस है उनमें से सिर्फ मेरे ख्याल से 2 ही डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में दी है, पर हालांकि मैं आपको 6 डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब आप जेई कोई भी बुक लेकर बैठोगे, कोई रेफरेंस बुक आपने ले रहे हो, लाइक प्रदीप में पढ़ रहे हो आप, या फिर आप एमटीजी पढ़ रहे हो, या आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो आप एक चीज यहां पर नोटिस करोगे वहां पर कि वो सारी बुक्स के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस, इनमें से बने हुए क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हालांकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होता, तो हमें ये पढ़ना जरूरी होता है। देखो आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं, सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक मास है, और उन सारे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटॉप बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पर यहां पर मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, जिसमें 17O8 है, 18O8 है, 16O8 है। यहां पर अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर तीनों तीन के सेम है, बट एटॉमिक मास तीनों तीन के डिफरेंट है। तो ये तीनों दिन एक दूसरे के आइसोटॉप्स बन गए हैं। क्या बन गए, दिस ऑल 3 आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर, ओके। सेम वे यहां पर ध्यान देना, मैंने हाइड्रोजन का भी एग्जांपल लिया जिसमें 1H1, 2H1, 3H1, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। आपको नेचर में ये तीनों तीन मिलते हैं, पर हालांकि एबंडेंट में ये वाला अमाउंट रहता है, इसका अमाउंट सबसे ज्यादा है। ये ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि उसका आपको कंटेंट उतना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये रेडियो एक्टिव होता है, उसका क्वांटिटी बहुत बहुत ज़्यादा कम रहता है। इनफैक्ट जब हमें प्रोटियम के 10⁻17 एटम मिलते हैं, तब सामने एक ही एटम इसका मिलता है। प्रोटियम के 10⁻17 एटम्स मिलते हैं जब हमें सिर्फ ट्रिटियम का एक ही एटम मिलता है, ठीक है। और प्रोटियम यानी कि सबसे एबंडेंट कंटेंट में हम जो हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो इसको हम रिएक्शन में लेते हैं, लाइक हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनाने के लिए, तो वहाँ पर हम ये प्रोटियम का एग्जांपल लेते हैं, यही लेते हैं। यानी कि फैक्ट्रीज में जहाँ पर भी हमें रिएक्शन करना होता है, अभी हम लोग आप लोग इसी की बहुत सारे रिएक्शंस आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। तब आप ये देखोगे कि भाई वहाँ पर बहुत सारे वेजिटेबल घी बनाने में हाइड्रोजन का यूज़ होता है, तो वहाँ पर यही वाले हाइड्रोजन का यूज़ होता है, वहाँ पर ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम का यूज़ नहीं होता। ड्यूटेरियम का अभी आगे यूज़ होगा तो आपको पता चलेगा, अभी अगले टर्म में आएगा वो, ये टर्म में भी नहीं, दिवाली के बाद आप पढ़ोगे उसके बारे में, ठीक है। आइसोबार्स क्या रहते हैं, तो आइसोबार्स वो होते हैं जिनमें एक ही वैल्यू सेम है पर जेड की वैल्यू डिफरेंट है, साथ में न्यूट्रॉन्स की वैल्यू भी डिफरेंट है, लाइक 40 Ca20, 40 Ar18। तो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है ना, और जेड की वैल्यू भी अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबार्स बोलेंगे। और आइसोटोन्स में क्या होगा, सब कुछ अलग, एटॉमिक मास भी अलग, एटॉमिक नंबर भी अलग, पर न्यूट्रॉन सेम होंगे उनमें। तो न्यूट्रॉन सेम हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोन्स। क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स, ठीक है। इधर तक सबको समझ में आया, चलो यस 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, एक बार रिवाइज कर लो। चलो बच्चा लोग, अब इसके बाद हमें और भी 3 टर्म्स पढ़ने हैं, इसी तरह से डिटेल्ड में एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे,
पर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके बाद हमें बहुत ही डिटेल टॉपिक शुरू करना है, ठीक है। यस, तो देखो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है डे बाय डे। हमने यहां पर 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को खत्म किया आज, साथ में हमने और भी कुछ टर्म्स को खत्म किया, छोटे छोटे जो टर्म्स थे, जो बेसिक फंडामेंटल्स थे, इक्के दुक्के, वो हमने कंप्लीट किया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बच्चों, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। पूरे लेक्चर को शांति से देखिएगा, 1.5 की स्पीड या 1.75 की स्पीड करके मत देखना। आपके भविष्य का सवाल है, आपका करियर है, आपको मेहनत करना है, तभी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड।